हेलो गाइस, प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। एरियन का गुस्सा। दीक्षा आदित्य के गालों को अपने हाथों में भरते हुए बोली, मैंने आपको माफ किया। ये सुनते ही आदित्य ने दीक्षा के उन हाथों को जो उसके चेहरे पर थे उन्हें अपने हाथों में भरकर उन्हें चूम लेता है। वह दीक्षा को अपने सीने से लगाते हुए बोला, वाइफी आई प्रोमिस यू, दोबारा ये गलती कभी नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। दीक्षा भी आदित्य के सीने से लिपट गई। उसे आज उसके सीने से लगकर एक अलग ही सुकून मिल रहा था। आज वह एक अलग ही आदित्य से रूबरू हो रही थी। दीक्षा ने यह भी नोटिस किया कि आदित्य ने उसे वाइफी कहा। ये सुनकर दीक्षा को बहुत अच्छा लगा। दीक्षा को भी ये पता नहीं चला, लेकिन अब आदित्य उसे भाने लगा था। थोड़ी देर बाद दीक्षा आदित्य से अलग हुई। वह मासूम सी शक्ल बनाकर आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया है। उद्धरण चिन्ह। आदित्य को पहले तो दीक्षा पर बहुत गुस्सा आया। वह उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, जिसमें उसकी फिक्र भी थी, दीक्षा ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें प्रॉपर डाइट फॉलो करने की जरूरत है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर तुमने अपने खाने पीने को लेकर लापरवाही की तो तुम्हें फिर से मेंस्ट्रुअल इश्यूज हो सकते हैं। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? उद्धरण चिन्ह। उसे सुनाने के बाद आदित्य ने उसके चेहरे की तरफ गौर किया। आदित्य की डांट खाकर दीक्षा की आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। आदित्य उसके आंसू पोंछते हुए बोला, दीक्षा मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूँ, तुम्हें मारपीट तो नहीं रहा, इसलिए अब रोना बंद करो। तुम्हें पता है न, तुम पहले ही रोकर अपनी हालत खराब कर चुकी हो। अब क्या दादी माँ से मुझे डांट खिलाने का इरादा है तुम्हारा? उद्धरण चिन्ह। दीक्षा सिसकते हुए आदित्य की तरफ गुस्से से बोली, सब आपकी वजह से तो हुआ है। पहले मुझे भला बुरा कहा और मुझे जोर से डांटा, और अभी भी मुझे बहुत भूख लगी है तो आपको अपने गुस्से की पड़ी है। ये नहीं कि बीवी भूखी है, उसे कुछ खिला दें। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा की कंप्लेन सुनकर आदित्य स्माइल करने से खुद को रोक नहीं पाया। वह उसके गाल को हल्के से पींच करते हुए बोला, अच्छा बाबा सॉरी, सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे पता चल गया है कि मेरी छोटी सी बीवी को बहुत भूख लगी है। ये कहते हुए आदित्य ने अपने इंटरकॉम से अपने कमरे में ही डिनर ऑर्डर कर लिया। दीक्षा एक बार फिर आदित्य के सीने में अपना सिर छिपा लेती है। आदित्य उसके सिर को सहलाता है। सहलाते सहलाते उसका हाथ दीक्षा के माथे पर चला जाता है। उसे फील होता है कि दीक्षा का टेम्परेचर ज्यादा है। वह उसके माथे को अच्छे से चेक करता है और दीक्षा को खुद से अलग करते हुए बोला, दीक्षा तुम्हारी बॉडी टेम्परेचर हाई है, कहीं तुम्हें फिर से फीवर नहीं आ रहा? ये कहते हुए आदित्य के चेहरे पर दीक्षा के लिए फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। दीक्षा आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, वो भूखी रहने की वजह से मुझे सिर दर्द भी हो रहा है। मुझे लगता है इसकी वजह से हल्का फीवर भी आ गया होगा। दीक्षा ये बहुत धीरे से बोल रही थी क्योंकि उसे एक बार फिर आदित्य की डांट नहीं खानी थी, और इसके साथ उसने कसकर अपनी आंखें भी बंद कर ली। आदित्य दीक्षा के गालों को अपने हाथों में भर लेता है और उसे प्यार से कहता है, दीक्षा आंखें खोलो। दीक्षा आहिस्ते से अपनी आंखें खोलती है। आदित्य शांत मगर फिक्र भरे लहजे में बोला, दीक्षा तुम ऐसी हरकतें क्यों करती हो? तुम्हें पता है न कि तुम्हारी तबीयत अभी ठीक हुई है। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा अपनी मासूम आंखों से आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, मुझसे भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं आपसे बहुत नाराज थी। मुझे आपकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। उद्धरण चिन्ह। आदित्य को एक बार फिर दीक्षा के लिए बुरा लगने लगा। वह उसके सिर को सहलाते हुए बोला, आइंदा से तुम अपना गुस्सा खाने पर नहीं निकालोगी, ओके? दीक्षा ने किसी अच्छी बच्ची की तरह हाँ में सिर हिला दिया। तभी आदित्य को एक बार आर्यन का ख्याल आया। वह दीक्षा की तरफ देखते हुए बोला, बताओ आर्यन ने तुमसे क्या कहा जिसके लिए तुमने उसे थप्पड़ मारा? कोट। दीक्षा इस बात में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हुए बोली, मिस्टर मल्होत्रा, अभी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। प्लीज, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे सिर्फ खाना खाना है। उद्धरण चिन्ह। तभी डिनर की ट्रॉली उनके रूम में आ गई। आदित्य ने भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं किया क्योंकि वह देख पा रहा था कि दीक्षा भूख से बिल्कुल बेहाल हो चुकी है। उसने जल्दी से डिनर सर्व किया। वह दीक्षा को अपनी गोद में उठाकर सोफे पर बिठा देता है और खुद उसके बगल में बैठ जाता है। जैसे ही दीक्षा खाने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, आदित्य उसे रोकते हुए बोला, तुम बैठो, मैं खिलाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। फिर वह एक एक बाइट लेकर अपने हाथों से दीक्षा को खिलाने लगा।
आर्यन का कमरा। आर्यन गुस्से में अपने कमरे का सामान तहस नहस कर चुका था। आज पहली बार किसी ने उस पर हाथ उठाने की जुर्रत की थी। वह गुस्से से पागल हो चुका था। वह अपने बेड पर बैठ गया और अपनी जलती आंखों से सामने की तरफ देखते हुए बोला, दीक्षा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने आर्यन मल्होत्रा पर हाथ उठाया। अब देखो आर्यन तुम्हें तुम्हारे किए की क्या सजा देता है। तुमने मुझ पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इस गलती की बहुत दर्दनाक सजा दूंगा मैं तुम्हें, और तुम्हारे हस्बैंड भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह एक नजर सामने की तरफ देखता है। थोड़ी देर तक अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है, फिर अपनी रूम की बालकनी के पास जाकर सिगरेट की कश लगाने लगता है। सोचते सोचते उसके दिमाग में कुछ आता है और यह सोचकर ही वह शातिर स्माइल करने लगता है। वह सामने की तरफ देखते हुए बोला, दीक्षा, अब तुम्हें आर्यन से कोई नहीं बचा पाएगा। बी रेडी फॉर योर पनिशमेंट बेबी। ये कहते हुए वह शातिर स्माइल करने लगा। दूसरी तरफ राठौर हाउस। कृतिका अपने ऑफिस से घर आ चुकी थी। जब वह घर आई तो उसने देखा कि कीर्ति जी, दीपक जी और शांति दादी माँ का चेहरा लटका हुआ है। ये देखकर कृतिका को थोड़ा अजीब लगा। वह अपने कमरे में गई और फ्रेश होकर थोड़ी देर में बाहर आ गई। तीनों अभी भी लिविंग हॉल में बैठे हुए किसी गहरी सोच में थे। कृतिका अपने पापा दीपक जी के पास गई और बोली, क्या बात है पापा, आप लोग परेशान नजर आ रहे हैं। सब ठीक है। उद्धरण चिन्ह। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सोचने लगे कि ये बात वे कृतिका को कैसे बताएं। कुछ देर पहले कृतिका उस वक्त ऑफिस में थी। तब घर पर कीर्ति जी, दीपक जी और शांति जी थे। उनका एक रिश्तेदार मिस्टर संजय वर्मा अपने बेटे सुधीर के साथ राठौर हाउस में आए थे। मिस्टर वर्मा का खानदान एक बड़ा खानदान था। रुतबे और पैसों के मामले में भी वे दीपक जी के परिवार से बड़े थे, पर वे किस किस्म के लोग तो दीपक जी अच्छी तरह वाकिफ थे। दरअसल सुधीर को कृतिका पहली नजर में ही भाग गई थी, पर कृतिका को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि सुधीर ने उसे देखा है। इसलिए वे दीपक जी से कृतिका का हाथ मांगने आए थे। पर राठौर फैमिली अच्छी तरह जानती थी कि सुधीर किस किस्म का लड़का है। उसके कई अलग अलग लड़कियों के साथ अफेयर चल रहे थे और इन सब के बावजूद वह कृतिका का हाथ मांगने आया था। उनके आने पर दीपक जी ने एक गेस्ट की तरह उनका स्वागत किया। उन्हें घर के अंदर बिठाया। सभी सोफे पर बैठ गए। कीर्ति जी सबके लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली गईं। दीपक जी संजय जी की तरफ देखते हुए बोले, कहिए भाई साहब, इतने दिनों बाद आज कैसे आना हुआ। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर संजय दीपक जी की बातों का सीधा सीधा जवाब न देते हुए अपनी नजरों को इधर उधर करते हुए बोले, दीपक भाई साहब, हमारी कृतिका बेटी कहीं नजर नहीं आ रही। उद्धरण चिन्ह। दीपक जी उनकी बातों से समझ गए थे कि वे यहाँ क्यों आए हैं, पर फिर भी उनकी बातों का जवाब देते हुए वो बोले, जी वो अपने ऑफिस में होगी इस वक्त। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर संजय अपने चेहरे पर जबरदस्ती की स्माइल लाते हुए बोले, दीपक भाई, मुझे घुमा फिरा कर बात कहने की आदत नहीं है, इसलिए मैं सीधे सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मेरे बेटे सुधीर को आपकी बेटी कृतिका बहुत पसंद है, इसलिए हम आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। उद्धरण चिन्ह। दीपक जी को तो पहले ही अंदाजा हो चुका था कि वे क्यों उनके यहाँ आए हैं, पर दीपक जी को भी पता था कि उन्हें क्या जवाब देना है। वे एक नजर शांति जी को देखते हैं और फिर मिस्टर संजय की तरफ देखते हुए बोले, देखिए भाई साहब, आप प्लीज मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, पर हम सभी जानते हैं कि राठी परिवार की शादी में आपके बेटे ने क्या किया था। उन सब के बावजूद भी आप ही बताइए कि मैं अपनी फूल जैसी बेटी का हाथ आपके बेटे के हाथ में कैसे दे दूं। उद्धरण चिन्ह। उनके ऐसा कहते ही मिस्टर संजय और सुधीर एक दूसरे की तरफ देखकर शातिर स्माइल करने लगे। मिस्टर संजय दीपक जी की तरफ देखकर बोले, दीपक भाई साहब, मुझे तो पहले से पता थी कि आपका जवाब बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम भी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। उद्धरण चिन्ह। दीपक जी उनकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोले, क्या मतलब है आपका। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर संजय दीपक जी की तरफ देखकर बोले, आप अच्छी तरह समझते हैं कि मेरे कहने का क्या मतलब है। उद्धरण चिन्ह। फिर उनकी तरफ एक शातिर लुक देते हुए बोले, अगर आपने ये गलती की तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सोच लीजिए भाई साहब, मेरा बेटा तो आपकी बेटी से शादी करके ही रहेगा, चाहे मर्जी से चाहे बिना मर्जी से। अगर आपकी बेटी ने न भी कहा तो भी कोई बात नहीं, मेरा बेटा जबरदस्ती उसे अपना बना लेगा। कोट। मिस्टर संजय ने इतना कहा ही था कि दीपक जी चीख पड़े, बस कीजिए मिस्टर वर्मा,
अपनी जबान को लगाम दीजिए। आपको एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? मैंने जब कहा कि मेरी बेटी आपके बेटे से शादी नहीं करेगी तो नहीं करेगी। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर संजय भी शातिर स्माइल करते हुए बोले, दीपक भाई साहब, आप जानते हैं न कि हम क्या कर सकते हैं। शादी तो आपकी बेटी को मेरे बेटे से करनी ही पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपकी बेटी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और इस उम्र में बेघर होना भी आप सबके लिए कितनी परेशानी खड़ी कर देगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए या यूं कह लीजिए दीपक जी और उनकी फैमिली को धमकी देकर मिस्टर संजय और उनका बेटा दोनों वहां से चले गए। दीपक जी को चिंता हो गई क्योंकि वो इतने पावरफुल थे कि ये सब वे कर सकते थे। यहाँ तक कि पुलिस कंप्लेन का भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उनकी पहुंच इतनी थी कि वे पुलिस को भी कंट्रोल कर सकते थे। प्रेजेंट में कृतिका सबको चुपचाप देखकर एक बार फिर बोली, कोई बताएगा कि क्या हुआ है। उद्धरण चिन्ह। कीर्ति जी कृतिका की तरफ देखते हुए बोली, बेटा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। उद्धरण चिन्ह। कृतिका भी टेंश होकर सबकी तरफ देखने लगी। दीपक जी ने चुप्पी तोड़ते हुए पूरी बात कृतिका को बता दी। बेटा मैंने तो उन्हें साफ मना कर दिया कि मेरी कृतिका आपके बेटे से शादी नहीं करेगी, पर वे तो डायरेक्ट धमकी पर उतर आए। उद्धरण चिन्ह। कृतिका भी टेंशन में आ गई। वह दीपक जी की तरफ देखते हुए बोली, पापा अब क्या होगा? मुझे उस सुधीर से शादी नहीं करनी। आप सबको पता है न वह किस घटिया किस्म का इंसान है। उद्धरण चिन्ह। दीपक जी कृतिका के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, बेटा तुम चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हारी शादी उस सुधीर से तो नहीं कराऊंगा। पर उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करेंगे, कैसे रोकेंगे उन्हें। क्लोजनेस। दीपक जी कृतिका के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, बेटा तुम चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हारी शादी उस सुधीर से तो नहीं कराऊंगा। पर उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करेंगे, कैसे रोकेंगे उन्हें। अब आगे दिन का वक्त हो चला था। दीपक जी सबकी तरफ देखते हुए बोले, पहले डिनर कर लेते हैं, फिर इस बारे में आराम से सोचते हैं। सबको दीपक जी की बातें सही लगी। सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर करने लगे। डिनर के बाद सब लिविंग हॉल में बैठकर इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचने लगे। वे इसमें पुलिस की भी हेल्प नहीं ले सकते थे, जिसका ख्याल सबसे पहले दीपक जी के दिमाग में आया था। काफी देर के बाद भी जब किसी को कुछ समझ नहीं आया तो एक बार सभी हताश हो गए। तभी कृतिका के फोन में एक मेल आया। उसका कोई मूड नहीं था मेल पढ़ने का, पर फिर भी बेमन से उसने वह पढ़ा और उसे पढ़ते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। दूसरी तरफ आदित्य का कमरा। दीक्षा बेड पर आराम से सो रही थी। आदित्य उसके बगल में उसके करीब ही लेटा हुआ था। उसकी आंखों में नींद कोसों दूर थी। वह कुछ सोचने में लगा हुआ था और सीलिंग की तरफ देख रहा था। वह आज से 6-7 साल पहले हुए इंसिडेंट के बारे में सोच रहा था, जब उसने अपनी मां को खोया था। इस इंसिडेंट को याद करके आदित्य के दिल में एक अजीब सा डर घर करने लगता था। थोड़ी देर बाद जब उसने अपना मुंह दीक्षा की तरफ किया तो वह अपने ख्याल से बाहर आ गया। दीक्षा का ये सोता हुआ मासूम चेहरा आदित्य के दिल को एक सुकून दे रहा था। वह अपने एक हाथ से अपने सिर को सहारा दिए हुए था और दीक्षा को निहार रहा था। आहिस्ते से अपने हाथों को दीक्षा के चेहरे की तरफ बढ़ाकर उसके चेहरे पर आ रहे बालों की लटों को कान के पीछे करता है और उसके माथे की तरफ झुककर उन्हें चूम लेता है और कहता है, प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाना। उद्धरण चिन्ह। उसने इतना कहा ही होता है कि दीक्षा नींद में ही कुनकुनाते हुए आदित्य के करीब जाकर उसके सीने में छिप जाती है। ये देखकर आदित्य स्माइल करता है और दीक्षा को अपने और करीब करते हुए अपनी बाहों में कसकर जकड़ लेता है और उसे फील करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी ही देर में उसे एक सुकून की नींद आ जाती है। अगली सुबह आदित्य का रूम। आदित्य सुबह उठकर अपनी जिम की रूटीन फॉलो करने के बाद अपने कमरे में आता है। जब वह कमरे से बाहर गया था तो दीक्षा उस वक्त सो रही थी, पर अभी वह वहां नहीं होती। वॉशरूम में शोवा ऑन होने की आवाज आती है तो वह समझ जाता है कि दीक्षा इस वक्त वॉशरूम में है। वह दूसरे वाले वॉशरूम में चला जाता है। आधे घंटे बाद वह रेडी होकर बाहर आ जाता है। तभी उसे बेड पर दीक्षा का रखा गिला टॉवेल दिखता है। ये देखकर वह इरिटेट हो जाता है क्योंकि उसे चीजें उनकी जगह पर ही पसंद थी। वह दीक्षा की तरफ देखे बिना ही उस पर अपनी ऊंची टोन में बोला, दीक्षा ये सब क्या? वह इतना ही बोल पाया था कि उसकी नजर ड्रेसिंग मिरर की तरफ गई और उसके बाकी के शब्द उसके गले में ही अटक गए क्योंकि सामने एक बेहद ही खूबसूरत लड़की जो एक पिंक कलर की सिंपल सी साड़ी में लिपटी हुई बेहद खूबसूरत लग रही थी।
यह उसकी क्यूट वाइफ दीक्षा ही थी, जो अपने हल्के गीले बालों को कोम्ब करने में लगी हुई थी। ब्लाउज बैकलेस होने की वजह से आदित्य को उसकी पतली गोरी कमर अच्छे से नजर आ रही थी। उन्हें देखकर वह न चाहते हुए भी अपना कंट्रोल खोने लगा। दीक्षा अपने बालों को कोम्ब करते हुए ही आदित्य को मिरर में देख लेती है। वह अपना काम करते हुए ही बोली, क्या कह रहे थे आप? उद्धरण चिन्ह। जब दीक्षा को आदित्य का कोई जवाब नहीं आया तो वह पीछे मुड़ गई और आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? पर आदित्य का ध्यान तो कहीं और ही था। उसकी निगाहें एक बार फिर दीक्षा की सेक्सी नावेल पर फिसल रही थी। वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि दीक्षा को इस तरह देखकर उसे क्या हो जाता है। वह खुद को शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद कर गहरी सांसें लेता है। दीक्षा को तो आदित्य का ये बिहेवियर समझ नहीं आता। वह मासूमियत में आदित्य के करीब आकर उसके हाथों को पकड़ लेती है और पूछने लगती है, क्या हुआ आपको? अब आदित्य का रहा सहा सबर भी चला जाता है। वह दीक्षा से दूर होकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था कि दीक्षा खुद ही उसके करीब आ गई। आदित्य ने एक नजर उठाकर दीक्षा के चेहरे को देखा। उसका खिला हुआ फ्रेश चेहरा और उसके लाल रसीले से होंठ अब आदित्य को पागल कर रहे थे। दीक्षा कुछ बोलने के लिए हुई तो आदित्य ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप कराते हुए कहा, शुश। दीक्षा तो उसकी आंखों में देखती ही रह गई। आज आदित्य की आंखों में उसे एक अलग ही जुनून दिखाई दे रहा था। ऐसा कहते हुए आदित्य ने उसके हाथों से कोम्ब ले लिया और उसे ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। फिर आहिस्ते से दीक्षा के करीब जाने लगा। दीक्षा आदित्य की आंखों में देखते हुए एक एक कदम पीछे जाने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आदित्य मिस्टर डेविल से मिस्टर रोमांटिक कैसे बन गया। पीछे हटते हुए दीक्षा बिल्कुल दीवार से सट चुकी थी। अब पीछे हटने के लिए जरा भी स्पेस नहीं बचा था। आदित्य ने दीक्षा के दोनों तरफ अपनी मजबूत बाहों का घेरा बना लिया। वह एकटक दीक्षा को देखने लगा। दीक्षा अपने कांपते लाल होठों से आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, आप क्या कर रहे हैं? आदित्य एक बार फिर दीक्षा के होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे शांत करा देता है, जिससे दीक्षा वहीं फ्रीज हो जाती है। वह अपने होठों को दीक्षा के कान के करीब ले जाकर धीरे से बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसके इस तरह से करीब आकर कहने से दीक्षा सिहर उठी। उसकी हालत ही खराब हो गई। ये कहते हुए आदित्य उसके ईयरलोब को किस कर लेता है और हल्का सा काट भी लेता है। इसका एहसास होते ही दीक्षा की आंखें बंद हो जाती है। आदित्य दीक्षा के चेहरे की तरफ देखने लगता है। उसकी बंद आंखों को देखकर एक बार वह स्माइल करता है, फिर धीरे से उसके होठों के करीब जाने लगता है। दीक्षा भी दूर जाने की कोशिश नहीं करती और आदित्य की नजदीकियों को महसूस करने लगती है। आदित्य की मदहोश कर देने वाली फ्रेग्रेंस जब दीक्षा की सांसों में घुलती है तो वह भी आदित्य की तरफ खींची चली जाती है। दीक्षा आदित्य की गर्म सांसों को अपने फेस पर फील करने लगती है। तभी आदित्य दोनों के बीच की दूरी को मिटाते हुए अपने होठों को दीक्षा के मुलायम होठों से जोड़ देता है और उन्हें पूरे पैशन के साथ किस करने लगता है। दीक्षा अपने होठों पर आदित्य के होठों को फील करती है और वह भी उसका पूरा साथ देने लगती है, जिससे आदित्य उसे और डिपली किस करने लगता है। अब धीरे धीरे वह कंट्रोल से बाहर जा रहा था। उसके हाथ दीक्षा की कमर को सहला रहे थे और दीक्षा की पकड़ भी आदित्य के कंधे पर कसती जा रही थी। इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, ईशान उनके कमरे में एंटर हो जाता है। किसी के कदमों की आहट पाकर दीक्षा तुरंत आदित्य से अलग हो जाती है। आज एक बार फिर ईशान अपने भाई और भाभी के रोमांस में दखल कर बैठा। वह दीक्षा और आदित्य को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आया था। जब वह सामने देखता है तो उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो जाती है और उसे एक बार फिर अपनी गलती का एहसास होता है। आदित्य घूरते हुए ईशान को देखता है। ईशान जल्दी से बोला, भाई भाभी आप ब्रेकफास्ट के लिए आओ। वह एक सांस में ही बोलकर वहां से निकल जाता है, क्योंकि अगर वह अभी रुका तो उसकी खैर नहीं थी। उसके जाते ही वह एक नजर दीक्षा को देखता है। उसका चेहरा शर्म से पूरी तरह लाल हो चुका था, जिसे देखकर आदित्य स्माइल करने लगता है। वह दीक्षा को एक नजर देखता है और उसके कपड़े ठीक करता है। फिर उसके बालों को ठीक करते हुए उसके कंधे को पकड़कर बोला, लुकिंग गॉर्जियस। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा अपनी नजरें झुकाकर थैंक यू बोलती है। आदित्य उसके गालों को अपने हाथों में भरकर उसे सहलाते हुए बोला, आज तो कोई हॉलिडे नहीं है, फिर ये साड़ी। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा को अभी भी शर्म आ रही थी आदित्य के इस तरह से किस करने से, इसलिए वह अपनी नजरें झुकाकर ही बोली, वो आज कॉलेज में ट्रेडिशनल डे है इसलिए। कोट। आदित्य ने हम कहा और जैसे ही बाहर जाने को हुआ, दीक्षा ने हाथ पकड़कर उसे रोक लिया।
आदित्य को बहुत हैरानी हुई। वह दीक्षा की तरफ देखने लगा। एक बार फिर आदित्य का मन दीक्षा को किस करने का हुआ। दीक्षा के हाथ अभी भी आदित्य को पकड़े हुए थे। आदित्य की जलन। आदित्य ने हम कहा और जैसे ही बाहर जाने को हुआ, दीक्षा ने हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। आदित्य को बहुत हैरानी हुई। वह दीक्षा की तरफ देखने लगा। एक बार फिर आदित्य का मन दीक्षा को किस करने का हुआ। दीक्षा के हाथ अभी भी आदित्य को पकड़े हुए थे। अब आगे। दीक्षा अपने अंगूठे पर उचक कर खड़ी हो गई और अपने हाथों में टिश्यू पेपर लेकर आदित्य के होंठों पर अपनी लिपस्टिक को साफ कर दिया। दीक्षा को अभी भी आदित्य से नजरें मिलाने में बहुत शर्म आ रही थी। ये देखकर वह मन ही मन स्माइल करने लगा। अब दीक्षा आगे आगे थी और आदित्य उसके पीछे। एक बार फिर उसकी निगाहें दीक्षा की सेक्सी कमर पर रुक गई। दोनों नीचे डाइनिंग एरिया में आ गए। ईशान ने भी दीक्षा को इस साड़ी लुक में नहीं देखा था। जैसे ही ईशान और मोहित की निगाहें दीक्षा पर पड़ी तो वे दोनों अपनी अपनी चेयर से उठ गए और दीक्षा की तरफ ऐसे देखने लगे जैसे कि वो उन दोनों की फेवरेट स्टार हो और वो दोनों दीक्षा के डाइन हॉट फैन हो। दोनों को दीक्षा की तरफ इस तरह से देखता देख आदित्य को जलन होने लगी। ईशान और मोहित दीक्षा के पास आ गए। ईशान दीक्षा की तरफ देखते हुए बोला, भाभी आप आज बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। ये कहते हुए वह दीक्षा का हाथ अपने हाथों में लेकर उन्हें चूम लेता है। ईशान का इतना करना था कि आदित्य जल भूनकर कोयला हो जाता है। वह खा जाने वाली नजरों से ईशान को देख रहा था। आज एक बार फिर उसे उसके भाई से ही जलन हो रही थी। पर अभी तो मोहित भी बचा हुआ था। वह दीक्षा को साइड हक किए हुए बोला, आखिर भाभी किसकी है? भाभी आपको तो मॉडलिंग करनी चाहिए। फिर देखती कैसे रैंप पर लोग आपको देखकर पलकें झपकाना ही भूल जाते। कोट। दीक्षा स्माइल करते हुए ईशान और मोहित को थैंक यू बोलती है। अब तक तो आदित्य की सहन शक्ति जवाब देने लगी थी। वह दीक्षा के करीब आया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसके कंधे पर अपना हाथ रख देता है। दीक्षा को तो जोर का झटका लगा, क्योंकि आदित्य ने आज तक सबके सामने उसे इस तरह से ट्रीट नहीं किया था। नित्या दीक्षा की तारीफ करते हुए बोली, भाभी आप इस साड़ी में बहुत हॉट लग रही हैं। उद्धरण चिन्ह। ईशान दीक्षा की तरफ देखते हुए बोला, भाभी आप मेरी मानो तो चेंज कर लो, ऐसे कॉलेज मत जाओ। कोट। दीक्षा सवालिया नजरों से ईशान की तरफ देखते हुए बोली, पर क्यों अभी तो आपने कहा कि मैं इसमें बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। वो इसलिए भाभी क्योंकि अगर आप इस तरह कॉलेज जाएंगी तो आज कत्लेआम हो जाएंगे न, इसलिए। सोचिए हम सबका जब आपको देखकर ये हाल है तो कॉलेज में तो बहुत सारे होंगे जो आपको देखकर ही मर जाने वाले हैं। ईशान ये सब जानबूझकर कह रहा था क्योंकि वह चाहता था कि उसका भाई उसकी भाभी के लिए जेलस फील करे और उसका कहना ठीक भी था क्योंकि दीक्षा आज मिस इंडिया जैसी लग रही थी। दीक्षा स्माइल करते हुए बोली, डोंट वरी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर सभी ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गए। ब्रेकफास्ट के बाद सभी अपने अपने कॉलेज, स्कूल और ऑफिस के लिए निकल गए। आदित्य अपने ऑफिस पहुंच चुका था और अपने कैबिन के सोफे पर बैठा हुआ था। न चाहते हुए भी बार बार उसके जहन में ईशान की बातें ही चल रही थी। वह खुद से बोला, ईशान सही कह रहा था, कॉलेज में तो कितने सारे होंगे दीक्षा को देखने वाले, पर मुझे जेलसी क्यों हो रही है। फिर थोड़ी देर कुछ सोचते हुए, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। उद्धरण चिन्ह। वह वंश को कैबिन में आने का ऑर्डर देता है। 5 मिनट के अंदर वह ऑफिस में हाजिर हो जाता है। साथ ही साक्षी भी आ जाती है क्योंकि आदित्य ने दोनों को बुलाया था। उसने वंश से न्यूयॉर्क वाले क्लाइंट्स की अपडेट ली। देव और श्रुति ने पहले ही ये रिपोर्ट वंश को मेल कर दी थी। वंश ने सारे अपडेट आदित्य को दे दिए। फिर उसने साक्षी से आज के शेड्यूल की खबर ली। साक्षी अपनी लैपटॉप स्क्रीन को देखते हुए बोली, बॉस अभी 11 बजे आपकी मीटिंग है आने वाले इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर। साक्षी आगे भी कहने वाली थी पर आदित्य ने उसे रोक दिया और अपनी सर्द आवाज में बोला, पोस्टपोन दी मीटिंग। कोट। साक्षी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि बॉस अचानक से मीटिंग पोस्टपोन करने के लिए क्यों कह रहे हैं। वह आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, बॉस क्या आपने मीटिंग पोस्टपोन करने के लिए कहा? उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने एक नजर घूरकर साक्षी को देखा। उसे उसका जवाब मिल गया। वह सिर झुकाकर बोली, ओके बॉस। फिर आदित्य के कैबिन से चली गई। उसके जाने के बाद आदित्य ने वंश की तरफ देखे बिना ही कहा, मैं थोड़ी देर के लिए कॉलेज जा रहा हूँ, ऑफिस हैंडल कर लेना। उद्धरण चिन्ह। वंश तो आदित्य की तरफ देखता ही रह गया, पर उसने हाँ में सिर हिला दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य अचानक से कॉलेज क्यों जा रहा है।
उसे इतना तो पता था कि उसके बॉस के कॉलेज में उसकी लेडी बॉस भी पढ़ती थी, पर उसके दिमाग में ये नहीं आया कि वह दीक्षा की वजह से कॉलेज जा रहा है। उसने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और वहाँ से चला गया। राठौर हाउस। मेल पढ़कर कृतिका बहुत खुश हो गई। उसकी स्माइल देखकर तीनों की निगाहें उस पर चली जाती है। दीपक जी कृतिका की तरफ देखकर पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। उद्धरण चिन्ह। कृतिका ने स्माइल करते हुए कहा, पापा कुछ दिन पहले मैंने मुंबई की एक फेमस कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था। ये उन्हीं का मेल है। मैं उस जॉब के लिए सिलेक्ट हो गई हूँ। उद्धरण चिन्ह। दीपक जी स्माइल करते हुए बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। फिर कुछ सोचते हुए बोले, मिल गया सोल्यूशन। कोट। शांति जी और कीर्ति जी सवालिया नजरों से दीपक जी की तरफ देखने लगे। दीपक जी तीनों की तरफ देखते हुए बोले, माँ, कीर्ति, कृतिका ये जॉब ज्वाइन करेगी और मुंबई शिफ्ट हो जाएगी। यही इस समस्या का हल है। उद्धरण चिन्ह। कृतिका टेंश होकर दीपक जी की तरफ देखते हुए बोली, पर पापा मेरे जाने के बाद अगर उन्होंने आप सबको टॉर्चर किया तो। उद्धरण चिन्ह। कीर्ति जी, बेटा तू हमारी चिंता मत कर, तेरे पापा ठीक बोल रहे हैं। तू जॉब ज्वाइन करके मुंबई शिफ्ट हो जा, इन्हें हम सब संभाल लेंगे। वैसे भी इनका जोर जयपुर तक ही सीमित है, इससे बाहर नहीं। कोट। शांति जी भी दोनों का सपोर्ट करते हुए बोली, हाँ बेटा तेरे मम्मी पापा ठीक कह रहे हैं। आखिर उन छछूंदरों को भी तो पता चले कि हम उनके सामने झुकने वालों में से नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। कृतिका तीनों की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है, पर आप तीनों प्रॉमिस कीजिए कि यहाँ जो कुछ भी होगा आप मुझे बताएंगे। कोट। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हाँ में सिर हिला दिया। सबने तय किया कि कृतिका कल ही मुंबई के लिए निकल जाएगी। दूसरी तरफ दीक्षा का कॉलेज। ईशान की बातें सही निकली। आज कॉलेज में सबकी निगाहें दीक्षा पर ही थी। खासकर लड़के तो दीक्षा को देखकर पागल ही हो गए थे। आज कई खूबसूरत लड़कियां साड़ी पहनकर आई थी, क्योंकि कॉलेज में आज ट्रेडिशनल डे जो था। पर उन सभी लड़कियों में भी दीक्षा की खूबसूरती सबसे अलग नजर आ रही थी। इसका एक रीजन ये भी था कि उसने अपने फेस पर मेकअप ही अप्लाई नहीं किया था। बस जरा सा रेड लिपस्टिक और आंखों में आई लाइनर, बस इतने में ही वो कहर डा रही थी। आज बहुत सारी लड़कियों को दीक्षा की खूबसूरती से जलन हो रही थी। वहीं कुछ लड़कियां उसकी तारीफ करते नहीं थक रही थी। उन्हीं लड़कियों में भावना, छवि और रोशनी थी। भावना ने एक व्हाइट कलर की सूट पहनी हुई थी, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। छवि ग्रीन कलर की स्लीवलेस टॉप और नीचे प्लाजो पैंट पहनी हुई थी। गले में उसने दुपट्टा ले रखा था। वह इसमें बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। वहीं रोशनी ने एक पीच कलर की नेट की साड़ी पहनी हुई थी। वह भी काफी खूबसूरत लग रही थी। रोशनी दीक्षा को साइड में ले जाकर बोली, दीक्षा लगता है आज तू आदित्य जीजू को क्लीन बोल्ड करके आई है। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा सवालिया नजरों से रोशनी की तरफ देखते हुए बोली, पर तुझे कैसे पता? I mean, तुझे ऐसा क्यों लगता है? उद्धरण चिन्ह। रोशनी अपने चेहरे पर शातिर मुस्कान लेकर बोली, ये तुम्हारे होठों की आधी लिपस्टिक बयां कर रही है बेबी कि जीजू ने तुझे कितना पैशनेटली किस किया है। उद्धरण चिन्ह। अब दीक्षा को याद आया, आदित्य के किस करने के बाद उसने अपनी लिपस्टिक तो ठीक करना ही भूल गई थी। वह मन ही मन आदित्य को कोस रही थी, क्योंकि उसकी वजह से आज उसे एम्बेरसमेंट फील हो रहा था। वह रोशनी की तरफ घूर कर देखते हुए बोली, बेशरम लड़की, तू हर चीज में अपने टांग अड़ाती है। उद्धरण चिन्ह। रोशनी दीक्षा के होठों पर लिपस्टिक लगाते हुए बोली, बेबी ये काम मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? उद्धरण चिन्ह। दीक्षा, अच्छा मेरी छोड़, तू अपनी बता। अब तक तो मुझे गुड न्यूज मिल जानी चाहिए थी। कोट। रोशनी उसकी बात का मतलब समझते हुए बोली, डोंट वरी बेबी, इतनी जल्दी भी क्या है, मैं तो पहले तेरा बेबी देखना चाहती हूँ। कोट। रोशनी तो दीक्षा को उसकी ही बातों में उलझा रही थी। वे दोनों बातें करने में लगे ही थे कि तभी उनकी तरफ कॉलेज का हैंडसम हन पार्थ नजर आया। आज वह ट्रेडिशनल कुर्ता और पजामा में था और बहुत हॉट भी लग रहा था। पार्थ अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ दीक्षा की तरफ ही आ रहा था। दीक्षा तो पहले ही अपना मुंह फेरते हुए बोली, बस इसकी ही कमी थी। कोट। रोशनी हंसते हुए बोली, बेचारा, दिखने में तो बहुत हैंडसम है, पर इसे नहीं पता कि इसकी किस्मत फूटी है जो इसकी नजर मिसेस आदित्य मल्होत्रा पर पड़ी। पता नहीं जब जीजू को इसके बारे में पता चलेगा तो क्या होगा इन जनाब का। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा एक नजर घूर कर रोशनी को देखती है।
इतने में ही पार्थ अपने फ्रेंड्स के साथ दीक्षा के पास आ जाता है। वह स्माइल करता हुआ उसे देखकर बोला, हेलो मिस ब्यूटीफुल। दीक्षा उसके इस तरह से कहने पर इरिटेट हो गई और बोली, यू कैन कॉल मी दीक्षा। उद्धरण चिन्ह। इस पर पार्थ स्माइल करते हुए बोला, वो आप आज इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या कहूँ। दीक्षा को उसकी यह फ्लटी बातें बोर करने में लगी थी। वह जल्दी से उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी। तभी उसकी नजर अपने बगल में खड़ी छवि और भावना पे गई, जो आंखें निकालकर बस पार्थ को ही देखे जा रही थी। दीक्षा उन दोनों की तरफ ऐसे देखती है जैसे किसी बेवकूफ को देख रही हो। रोशनी दीक्षा को इस तरह से देखता देख हंसने लगती है। वही पार्थ हो तो नॉनस्टॉप दीक्षा को ही देख रहा था। उसने अपने हाथों में एक रोज पकड़ा हुआ था, जिसे देखकर दीक्षा ने भांप लिया कि इस मिस्टर रोमियो के दिमाग में क्या चल रहा है। पार्थ स्माइल करता हुआ दीक्षा के पास जाकर फिर से उससे कुछ बातें करने में लगा हुआ था। कोई था जो दूर से ही पार्थ को अपनी जलती निगाहों से देख रहा था। दीक्षा तो जल्द से जल्द पार्थ से पीछा छुड़ाना चाहती थी, इसलिए वह एक्सक्यूज मी कहकर जल्दी में जैसे ही वहां से जाने को हुई, उसका सैंडल मुड़ गया और वो जैसे ही गिरने वाली थी, पार्थ उसकी तरफ जाकर उसे पकड़ने ही वाला था कि तभी कोई और आ जाता है और दीक्षा को अपनी बाहों में समेट लेता है। आदित्य लेफ्ट फॉर अब्रॉड। पार्थ स्माइल करता हुआ दीक्षा के पास जाकर फिर से उससे कुछ बातें करने में लगा हुआ था। कोई था जो दूर से ही पार्थ को अपनी जलती निगाहों से देख रहा था। दीक्षा तो जल्द से जल्द पार्थ से पीछा छुड़ाना चाहती थी, इसलिए वह एक्सक्यूज मी कहकर जल्दी में जैसे ही वहां से जाने को हुई, उसका सैंडल मुड़ गया और वो जैसे ही गिरने वाली थी, पार्थ उसकी तरफ जाकर उसे पकड़ने ही वाला था कि तभी कोई और आ जाता है और दीक्षा को अपनी बाहों में समेट लेता है। अब आगे दीक्षा तो डर के मारे अपनी आंखें ही बंद कर लेती है। वहीं वहां आसपास खड़े स्टूडेंट्स शॉक्ड होकर ये नजारा देख रहे होते हैं। रोशनी के फेस पर तो एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी, क्योंकि वह शख्स और कोई नहीं आदित्य ही था। दीक्षा तो अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए ही थी। वही ब्लैक स्टैलियंस की लड़कियां दिया, शनाया और तान्या तो जलती आंखों से दीक्षा को देख रही थी। एक तो उसकी खूबसूरती से वे पहले ही जल भून कर राख थी, और अब जब वे शहर के सबसे मशहूर और रिच बिजनेसमैन और इस कॉलेज के ओनर आदित्य मल्होत्रा की बाहों में दीक्षा को देखा तो वे जलकर कोयला ही हो गई। मयंक और करण भी शॉक्ड होकर ये नजारा देख रहे थे। आदित्य दीक्षा को अपनी बाहों में थामे हुए पार्थ को घूरे जा रहा था। पार्थ को भी समझ नहीं आया कि उसके डैड के बॉस मिस्टर आदित्य मल्होत्रा उनके कॉलेज में क्या कर रहे हैं। दरअसल उसे पता नहीं था कि ये आदित्य का कॉलेज है। दीक्षा और रोशनी भी इस बात से अनजान थी। जब दीक्षा को लगा कि वह बच गई है, उसे कोई चोट नहीं लगी, तो वह अपनी आंखें खोल लेती है। पर जैसे ही वह ऐसा करती है, उसकी आंखें ही लगभग बाहर आ जाती है। वह हैरान होकर थोड़े जोर से बोलती है, आप। तभी उसे ध्यान आता है कि पूरा कॉलेज उन्हें खड़ा होकर देख रहा है। ये देखकर दीक्षा एकदम से चुप हो जाती है और धीरे से आदित्य से पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। पर आदित्य को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह दीक्षा को एकटक देखे जा रहा था। वह आदित्य को हल्का सा हिलाते हुए बोली, आदित्य सब हमें देख रहे हैं। तब जाकर वह अपने सेंस में आया। जब कॉलेज के दिन प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को पता चला कि आदित्य आया हुआ है, तो वे फौरन अपने कैबिन से दौड़े चले आए। आदित्य के इशारे पर एक स्टाफ ने सारे स्टूडेंट्स को अपनी अपनी क्लास में जाने के लिए कह दिया। ब्लैक स्टैलियंस की निगाहें अभी भी आदित्य और दीक्षा पे ही थी। दिया अपनी जलती हुई आंखों से दीक्षा को आदित्य की बाहों में देखते हुए बोली, इस दो कौड़ी की लड़की की किस्मत तो देखो, गिरी तो भी मिस्टर मल्होत्रा की बाहों में। वे सब जानते थे कि आदित्य इस कॉलेज का ओनर है। वे दीक्षा को जलती आंखों से देखते हुए वहां से चले जाते हैं। तभी डीन, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल वहां आ गए। जब दीक्षा ने देखा कि वे आदित्य को वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो वह हैरान रह गई। आदित्य को देखकर सबने ग्रीट किया। आदित्य ने उन्हें पहले ही इन इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि अभी दीक्षा को पता नहीं चलना चाहिए कि वो उस कॉलेज का ओनर है। पार्थ ने भी आदित्य को ग्रीट किया, क्योंकि वह आदित्य को पहले भी देख चुका था जब वह अपने डैड के साथ उनके ऑफिस गया था। तब आदित्य ने पहले उसे अपनी सर्द आंखों से देखा, जैसे कि वार्न कर रहा हो, मेरी वाइफ से दूर रहो। फिर कोल्ड वॉइस में उसे उसके विश का रिप्लाई करता है। आदित्य की निगाहें इस वक्त बेहद खतरनाक लग रही थी, इसलिए पार्थ ने वहां से जाना ही ठीक समझा। पर आदित्य उसकी तरफ ऐसे क्यों देख रहा था, ये उसके समझ भी नहीं आया। छवि और भावना भी शॉक्ड होकर दीक्षा और आदित्य को देखकर वहां से चली गई। अब वहां रोशनी और दीक्षा ही थी।
रोशनी आदित्य की तरफ देखते हुए चहकते हुए बोली, हेलो जीजू। कोट, आदित्य ने भी कैजुअली उसे विश किया। आदित्य की शादी रोशनी से होने वाली थी, मगर ये बात रोशनी पहले से ही जानती थी कि वह आदित्य से शादी नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने आदित्य को उस नजरिए से कभी देखा ही नहीं था। रोशनी को देखकर आदित्य भी समझ चुका था कि वह उससे शादी करना नहीं चाहती, पर आदित्य ने कुछ रिएक्ट नहीं किया था और आखिर में हुआ भी यही जो आदित्य जान चुका था। आदित्य ने डीन, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को जाने का ऑर्डर दे दिया था। दीक्षा आदित्य की तरफ अभी भी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। उसे लगा नहीं था कि वह इस तरह से उसके कॉलेज भी आ जाएगा। ये बात सच थी कि आदित्य बहुत दिनों बाद कॉलेज आ रहा था, वो भी दीक्षा के लिए ही आया था। पहली बार उसके एडमिशन के लिए और दूसरी बार उसकी जलन उसे खींच लाई थी। दीक्षा देख पा रही थी कि रोशनी कैसे एक्साइटेड होकर दोनों को देख रही थी। जब दीक्षा ने उसे एक नजर घूर कर देखा तो वह क्लास की तरफ जाने लगी। दीक्षा की इस हरकत पर आदित्य स्माइल करने लगा। जब दीक्षा ने उसकी तरफ देखा तो उसने वह सीरियसनेस अपने फेस पर वापस ले आया। वह आदित्य की तरफ घूरते हुए बोली, आप यहाँ क्यों आए हैं? आदित्य ने भी मासूम बनते हुए कहा, तुम्हें देखने का मन हुआ इसलिए आ गया। दीक्षा एक बार फिर घूर कर आदित्य को देखती है और बोलती है, आपने देखा न कॉलेज में सब हमें कैसे घूर घूर कर देख रहे थे। आदित्य को दीक्षा की ये शिकायतें सुनने में बड़ा मजा आ रहा था। वह एक बार फिर उसके लाल होठों में खोसा गया। दीक्षा कब से उस पर चिल्लाए जा रही थी, पर आदित्य की निगाहें तो कहीं और थी। दीक्षा उसे झंझोड़ते हुए बोली, आदित्य आप सुन भी रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? उद्धरण चिन्ह। आदित्य अपने ख्यालों से बाहर आया और दीक्षा की तरफ देखकर सीरियस होते हुए या यूं कहें सीरियस होने का नाटक करते हुए बोला, लगता है तुम्हें मेरा तुम्हारे कॉलेज आना पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं मैं चलता हूँ। ये कहते हुए वह जैसे ही जाने को हुआ, दीक्षा कुछ सोचे बगैर ही आदित्य का हाथ पकड़कर रोक लेती है और अचानक बोलती है, रुकिए। उद्धरण चिन्ह। आदित्य को तो पहले से ही पता था कि दीक्षा यही करने वाली है। वह मन ही मन स्माइल करता है। वह दीक्षा की तरफ मुंह करते हुए बोला, हाँ बोलो। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा कंफ्यूज्ड होकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या बोलूं मैं? कोट। आदित्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, अभी तो तुम मुझे रोकने के लिए कह रही थी ना। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने आदित्य को क्यों रोका। वह खुद से ही सवाल करने लगी थी कि तभी आदित्य उसे अपने ख्यालों से बाहर लाते हुए बोला, कहाँ खो गई? उद्धरण चिन्ह। दीक्षा उसकी तरफ देखते हुए बोली, वो मुझे क्लास के लिए देर हो रही है, बाय। ये कहते हुए दीक्षा हड़बड़ाते हुए अपने क्लास में एंटर करती है। आदित्य उसकी इस हरकत पर मुस्कुराता ही रह जाता है, फिर वह ऑफिस के लिए निकल जाता है। दीक्षा जब अंदर आती है तो सबकी निगाहें उसे ही घूर रही होती है। आदित्य दीक्षा का पति है, ये कॉलेज में रोशनी, डीन, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के अलावा कोई नहीं जानता था। हाँ, कॉलेज के स्टाफर्स भी ये जानते थे कि दीक्षा ही मिसेस आदित्य मल्होत्रा है। जब दीक्षा अपनी डेस्क पर बैठ गई तो रोशनी उसे शरारत भरी निगाहों से देखने लगी। वो उसे टीज करते हुए बोली, क्या बात है, जीजू से रहा नहीं गया और तुझे देखने वो सीधे कॉलेज चले आए। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा उसे घूरते हुए बोली, तू आजकल कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस यूं। दीक्षा ने इतना कहा ही था कि रोशनी बीच में ही बोल पड़ी, तुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सब समझती हूँ मैं। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा उसकी तरफ घूरते हुए बोली, अच्छा जरा मुझे भी तो बता क्या समझ आया तुझे? कोट। रोशनी, यही कि जीजू तुझसे कितना प्यार करते हैं। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा शॉक्ड होकर रोशनी की तरफ देखते हुए बोली, क्या सच में? पर तुझे कैसे पता चला? उद्धरण चिन्ह। रोशनी, इसमें पता क्या करना, उनकी आंखों में ही दिखता है कि तुझसे कितना प्यार करते हैं वो। पता है जब वो रोमियो पार्क तुझसे हंस कर बात कर रहा था तब आदित्य जीजू की आंखें उसे जलाकर राख कर देने पर तुली हुई थी। दीक्षा तो हैरान होकर रोशनी की बातें सुनने में लगी थी। शाम का वक्त। कॉलेज से आने के बाद दीक्षा आराम से सोफे पर बैठ गई और थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर वो वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद चेंज करके वह वापस आ गई। फिर बालकनी के पास जाकर ठंडी ठंडी हवा खाने के बाद वह वापस सोफे पे आकर बैठ गई। आज न जाने क्यों पर उसकी आंखें आदित्य का इंतजार कर रही थी। वह बार बार कमरे के दरवाजे को देख रही थी और सोच रही थी कि आदित्य आ क्यों नहीं रहे।
तभी रूम का दरवाजा खुलता है और आदित्य अंदर आता है। अपने ब्लेजर को निकालकर वह अपने एक हाथ में पकड़ा हुआ होता है। वह एक नजर दीक्षा की तरफ देखता है, फिर वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जब वह वापस आता है तो कैजुअल जीन्स और टी शर्ट में होता है। ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन्स के कॉम्बो में वह बेहद डैशिंग लग रहा था। उसने अपनी कलाई पर एक्सपेंसिव रिस्ट वॉच अभी भी पहनी हुई थी। उसे देखकर न जाने क्यों पर दीक्षा को लग रहा था कि वह कहीं जा रहा है। आदित्य उसके थॉट को सही साबित करते हुए अपना सूटकेस निकालता है। एक बार के लिए दीक्षा को लगता है कि आदित्य उससे नाराज हो गया है, क्योंकि जब वह उससे मिलने उसके कॉलेज आया था तब वह उससे ठीक से मिले बगैर ही क्लासरूम में चली गई थी। दीक्षा की मोटी बुद्धि में ख्याल आया कि हो न हो आदित्य जरूर इसी बात से खफा होकर कहीं जा रहा है। वह मायूस होकर आदित्य को देखने लगी। आदित्य ने दीक्षा के चेहरे को देखा। वह समझ गया कि वह इस वक्त क्या सोच रही है। जब आदित्य सूटकेस लेकर बाहर जाने को हुआ तो दीक्षा हिम्मत करके उससे पूछ बैठी, आप कहीं जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। आदित्य उसकी तरफ पलटा और बोला, हाँ, मैं अपनी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के सिलसिले में 3 दिन के लिए यूएसए जा रहा हूँ। आदित्य का इतना कहना था कि दीक्षा का चेहरा बिल्कुल मुरझा गया। आदित्य ने भी ये नोटिस कर लिया। अब आदित्य दीक्षा की आदत बन चुका था। उसे एक दिन भी नहीं देखती थी तो उसे खाली खाली सा लगने लगता था। यहाँ तो 3 दिन की बात थी। दीक्षा ने जब कुछ नहीं कहा तो आदित्य अपना लगेज लेकर एक बार फिर कमरे से बाहर जाने लगा। ये देखकर दीक्षा की आंखें नम सी हो गईं। आदित्य ने पलटकर जब दीक्षा को देखा तो उसके कदम अपने आप ही रुक गए। वह दीक्षा के करीब आया और उसके मुरझाए फेस को अपने हाथों में भरकर बोला, तुम इतनी सैड क्यों हो रही हो? बस 3 दिन की ही तो बात है। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वह वहां से जाने को हुआ तो दीक्षा उसके पास जाकर उसके सीने से लिपट गई। आदित्य ने भी उसे टाइटली होल्ड किया और उसके माथे पर किस करते हुए उससे अलग होता है और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, अपना ख्याल रखना। ये मत समझना कि मैं यूएसए में हूँ तो तुम्हारे ऊपर मेरी नजरें नहीं हैं, इसलिए मेरी एब्सेंस में कोई शरारतें नहीं होनी चाहिए, ओके? उद्धरण चिन्ह। दीक्षा अपने मुरझाए चेहरे के साथ हाँ में सिर हिला देती है। आदित्य जल्दी ही रूम से बाहर निकल जाता है, क्योंकि वह थोड़ी देर और वहाँ रहता तो पक्का दीक्षा रो देती। उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था कि वह अभी से ही उसे मिस करने लगी है। ये देखकर आदित्य को अच्छा लगा कि दीक्षा उसे मिस करने वाली है। दीक्षा मिसेस आदित्य। दीक्षा अपने मुरझाए चेहरे के साथ हाँ में सिर हिला देती है। आदित्य जल्दी ही रूम से बाहर निकल जाता है, क्योंकि वह थोड़ी देर और वहाँ रहता तो पक्का दीक्षा रो देती। उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था कि वह अभी से ही उसे मिस करने लगी है। ये देखकर आदित्य को अच्छा लगा कि दीक्षा उसे मिस करने वाली है। अब आगे आदित्य अपनी कार में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। उसके आगे की कार में बॉडीगार्ड्स भरे हुए थे और उसकी कार के पीछे भी बॉडीगार्ड्स से भरी एक कार थी। एयरपोर्ट निकलने से पहले ही वहाँ की सिक्योरिटी चेक कर ली गई थी। आधे घंटे बाद आदित्य एयरपोर्ट पहुँच गया। वंश ने आदित्य की प्राइवेट जेट पहले ही रेडी करवा दी थी। बॉडीगार्ड उसके सूटकेस को जेट में रख देते हैं। कुछ बॉडीगार्ड्स आदित्य के साथ होते हैं और बाकी सब वापस लौट जाते हैं। आदित्य का बिजनेस फॉरेन में भी था। उसी के सिलसिले में वह यूएसए जा रहा था। टेक ऑफ से पहले आदित्य एक नजर अपने फोन की स्क्रीन में दीक्षा की फोटो देखता है, जिसे उसने आज ही क्लिक की थी जब वह पिंक साड़ी में थी। उसे देखकर वह स्माइल करता है और उस फोटो को किस करते हुए अपने सीने से लगा लेता है और दीक्षा की प्रेजेंस को फील करता है। दूसरी तरफ दिन के बाद दीक्षा गार्डन में टहल रही होती है। जैसे ही वह अपने रूम की तरफ जाने को होती है, तभी उसे नित्या दिखाई देती है। वह दीक्षा के पास आकर बोली, भाभी, भाई ने कहा है कि जब तक वो यूएसए में है तब तक मैं आपके साथ आपके कमरे में रहूं और आपका ख्याल रखूं। एक बार फिर दीक्षा आदित्य के बारे में सोचने लग गई। वो यहाँ न होकर भी उसका कितना ख्याल रख रहा है। वह नित्या की तरफ देखते हुए बोली, इट्स ओके नित्या, मैं मैनेज कर लूंगी। कोट। नित्या, ओके भाभी, गुड नाइट। उद्धरण चिन्ह। नित्या को गुड नाइट बोलने के बाद दीक्षा अपने कमरे में आ जाती है और कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। आज उसे एक अजीब सा खालीपन नजर आ रहा था। वह धीरे धीरे पूरे कमरे में टहलने लगी। एक नजर सोफे की तरफ देखा, जहां आदित्य हमेशा काम किया करता था, मगर आज वो पूरी तरह से खाली थी। इतना ज्यादा मिस तो उसने अपनी फैमिली को नहीं किया था जब वह आदित्य से शादी करके जयपुर से मुंबई आई थी, जितना वह अभी आदित्य को कर रही थी।
जब आदित्य शादी के बाद पहली बार बाहर गया था तब दीक्षा कितनी खुश थी, पर आज वही खुशी गम में बदल गई थी। उस वक्त हालात कुछ और थे और अब बिल्कुल अलग है। रूम की एक एक चीजें उसे आदित्य को मिस करने के लिए मजबूर कर रही थी। जैसे ही वह आईने के पास गई, उसने अपनी मुरझाई शक्ल देखा। उसके ठीक पीछे आदित्य दीवार पर टेक लगा कर खड़ा था और उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। बहुत मिस कर रही हो मुझे? उद्धरण चिन्ह। दीक्षा ने हाँ कहा और जैसे ही वो उसकी तरफ मुड़ी आदित्य वहाँ नहीं था। ये देखकर दीक्षा मायूस हो गई। वह कमरे में टहलने के बाद बालकनी में आ गई और एक टक चांद को देखने लगी, जैसे कि उसमें वह आदित्य को देख रही हो। चांद को देखते हुए वह खुद से बोली, क्यों चले गए आप? क्या आपको मेरी जरा भी फिक्र नहीं है? ये कहते हुए वह बेहद मायूस हो गई और उसकी आंखें भी नम हो गईं। वह कमरे में आई और बेड के एक तरफ लेट गई। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। शायद आदित्य अपने साथ दीक्षा की नींद भी ले गया था। बहुत बार करवटें लेने के बाद भी जब दीक्षा को नींद नहीं आई तो वह बेड पर से उठ गई और कबर्ड के पास जाकर आदित्य की एक पहनी हुई शर्ट ले आई, जिसमें उसकी फ्रेग्रेंस आ रही थी। वह उसे लेकर आदित्य जिस तरफ सोता था उसी तरफ लेट गई और उसके शर्ट को अपने सीने से लगा लिया। आज वह उसे बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। दीक्षा की आंखों से आंसू की एक बूंद गिरकर पिलो पर चली गई। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि अगले 3 दिन वह आदित्य के बिना कैसे काटेगी। न चाहते हुए भी उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह ऐसे ही भरी आंखों से आंखें बंद करके लेटी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ आदित्य का भी यही हाल था। वह भी दीक्षा को बहुत मिस कर रहा था। वह अभी भी फ्लाइट में ही था। इस समय रात के 2 बज रहे थे। आदित्य को बार बार दीक्षा का वह मुरझाया हुआ चेहरा नजर आ रहा था जब वह उससे फेयरवेल ले रहा था। दीक्षा का वह मुरझाया हुआ चेहरा उसे बहुत बेचैन कर रहा था। वह भी समझ नहीं पा रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। आज से पहले आदित्य ऐसी बहुत सी बिजनेस ट्रिप्स में फॉरेन कंट्रीज गया था, पर आज से पहले इतनी बेचैनी आदित्य को कभी नहीं हुई थी। इसका रीजन दीक्षा ही थी। कुछ सोचकर आदित्य ने दीक्षा को कॉल किया, फिर जल्द ही उसे कर भी कर दिया, ये सोचकर कि क्या पता वो सो रही होगी। अगर उसने कॉल कर दिया तो दीक्षा की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। पर फिर कुछ सोचकर उसने दोबारा उसे कॉल किया। दीक्षा अभी भी जाग रही थी, इसलिए 2 रिंग के बाद ही उसने कॉल पिक कर लिया। जब दीक्षा ने अपने फोन में आदित्य का नाम देखा तो वह खुश हो गई और साथ में बहुत इमोशनल भी। उसके इतनी जल्दी कॉल पिक करने पर आदित्य समझ गया कि दीक्षा अभी भी जाग रही है। वह पहले तो उसने दीक्षा को डांटने के लिए सोचा, फिर उसे उसका मुरझाया हुआ चेहरा याद आया तो वह रुक गया और प्यार से बोला, तुम सोई नहीं अभी तक? उद्धरण चिन्ह। दीक्षा ने भारी आवाज में, क्योंकि रोने की वजह से उसकी आवाज गहरी हो गई थी, उसने जवाब दिया, आप भी तो नहीं सोए? उद्धरण चिन्ह। आदित्य कुछ बोलने को हुआ, तभी उसने दीक्षा की आवाज पर गौर किया। वह समझ गया कि वह भी रो रही थी। उसने उसे पूछते हुए कहा, तुम रो रही थी? उद्धरण चिन्ह। दीक्षा अपने आंसू छिपाते हुए बोली, नहीं तो किसने कहा कि मैं रो रही थी? ये कहते हुए वह अपने आंखों में आए आंसू पोंछ लेती है। थोड़ी देर तक सन्नाटा छा जाता है। दोनों एक दूसरे की खामोशी को महसूस करते हैं। आदित्य तो समझ गया था कि दीक्षा उससे झूठ बोल रही है। वह बहुत प्यार से दीक्षा का नाम लेते हुए बोला, दीक्षा। दीक्षा की आंखों में आंसू थे, इसलिए वह चुपचाप थी। आदित्य को कोई जवाब नहीं दिया, पर आदित्य भी उसका जवाब सुने बिना नहीं जाना चाहता था। वह एक बार फिर से बोला, वाइफी, तुम सच में ठीक हो? उद्धरण चिन्ह। अब दीक्षा का सब जवाब दे गया। वह धीरे धीरे सिसकने लगी। ये सुनकर आदित्य उसे चुप कराते हुए बोला, दीक्षा, अगर तुम ऐसे करोगी तो मैं कैसे मीटिंग अटेंड कर पाऊंगा? चुप हो जाओ हम। दीक्षा अभी भी सिसक रही थी तो आदित्य ने दोबारा उससे पूछा, नित्या को फोन दो। कोट। आदित्य को लग रहा था कि नित्या अभी उसके कमरे में दीक्षा के साथ है। दीक्षा रोनी आवाज में बोली, नित्या कमरे में नहीं है। उद्धरण चिन्ह। पर मैंने तो उसे कहा था कि वह तुम्हारे साथ ही तुम्हारे कमरे में रहे। उद्धरण चिन्ह। उसने कहा था पर मैंने ही मना कर दिया। उद्धरण चिन्ह।